नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जितने सारे दोस्त मुझे कमेंट्स किए थे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा। तो आपके कमेंट्स के हिसाब से ही मैं आपके साथ वीडियो लेके आया हूँ। तो मतलब आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न आज मैं आपको सिखाऊँगा। जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके आप खुद खुद के एनालिसिस करके काम कर सकते हैं। देखिए मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है, तो आप प्लीज़ सीखिए और सीख कर काम करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है जिसके नाम के बारे में बात करूँ तो उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एक्चुअली इसका नाम है एमसीएक्स। आप सभी जानते हैं एमसीएक्स के बारे में। देखिए कमोडिटी सेगमेंट में अगर आपको काम करना है जैसे गोल्ड में सिल्वर, निकेल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है तो आपको एमसीएक्स के माध्यम से ही काम करना पड़ेगा। आपका एमसीएक्स के ऊपर ही इस एक्सचेंज के ऊपर आपको अकाउंट ओपन होना चाहिए। अकाउंट देखिए अकाउंट आप मान के चलिए आप ज़ीरोधा के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो उस ज़ीरोधा के ही एक अलग डिवीज़न है जो एमसीएक्स का है, उसको भी आपको एक्टिव करना पड़ेगा, कमोडिटी में काम करना चाहते हैं। तो देखिए बहुत सारा लोग कमोडिटी सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं। मैं जब से मार्केट में आया हूँ तब से मैं कमोडिटी के ऊपर जो देखा जाए तो छोटा-छोटा करके काम कर रहा था। तो उस टाइम में मैं देखता था कि बहुत कम वॉल्यूम का हुआ करता था। मतलब बहुत कम लोग ट्रेड करते थे। आज वॉल्यूम बहुत बढ़ चुके हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर भी लोग स्टडी करके काम करना चाहते हैं। तो एम6 का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि एम6 आज नहीं तो कल वो एक बड़ा धमाका ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इंडियन मार्केट में तो लोग इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, साथ ही साथ लोगों के पास मान के चलिए वो कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ सर्विसेज करते हैं, तो उसका टाइम नहीं होता इंडियन मार्केट के जो टाइम्स है, जो इक्विटी मार्केट का जो टाइम्स है उसके ऊपर काम करे। तो उसके बाद मान के चलिए वो शाम को घर आया, रात को घर आया 8 बजे के बाद, तो 8 से 9 बजे के बाद वो घर आया, तो वो उसके बाद अगर ट्रेड करना चाहे तो वो ट्रेड करने के लिए उसको एक ही जगह मिलेगा, वो है एमसीएक्स। तो एम6 के माध्यम से वो ट्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए डायरेक्टली फायदा कहाँ पे होगा? डायरेक्टली फायदा एम6 के होगा क्योंकि देखिए लोगों के पार कैपिटल इनकम बढ़ रहा है। तो पार कैपिटल इनकम जब बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो उस पैसे को किसी न किसी जगह पे इन्वेस्ट करके वो और भी पैसा कमाना चाहेंगे। तो तब लोग ट्रेडिंग के पर्पस में, अलग-अलग इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से सोचेंगे। तो मेरे हिसाब से एम6 का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और बाकी देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होने वाला है। आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है। पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। कंप्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है और कोई भी डेप्थ भी नहीं है इस कंपनी का। इनकम भी अच्छा खासा है 150 करोड़ के आसपास। और सबसे जो बड़ी बात है कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी का सेल्स बहुत शानदार हुआ। आपको देख के लगेगा कि कंपनी की शानदार तरीके से सेल्स हुआ, मगर गड़बड़ी कहाँ पे हुआ आप जानते हैं? कंपनी का सेल्स इतना अच्छा होने के बाद भी कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कम हो चुके हैं और इसी एक्सपेंस को कम होने के कारण पिछली बार कम होने के कारण पिछली बार कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था और इस बार कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एकदम घट चुके हैं और एकदम घटने के बाद कंपनी का पिछले बार की तुलना से इस बार 50% प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुके हैं और इस 50% प्रॉफिट मार्जिन कम होने के कारण लास्ट कुछ वो मतलब डेज से मतलब लास्ट कुछ फ्यू वीक से कंटिन्यूअसली सेल अप देखने को मिला था। तो उसके बाद देखिए कंपनी रिकवरी भी किया क्योंकि देखिए हमेशा वो सेल अप नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट जो क्वार्टर है, क्वार्टर जो 2 आने वाला है, यहाँ पे मुझे लगता है अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस हो सकता है। तो शायद इसीलिए एज़ ए इन्वेस्टर मेरे हिसाब से एज़ ए इन्वेस्टर अच्छा खासा तगड़ा बाइंग वो कर रहा है। 24% के आसपास होल्डिंग एफएस के पास है। डीएस के पास देखिए 48% का होल्डिंग हुआ करता था। आज वो बढ़ के हो चुके 55% के आसपास। पब्लिक के पास स्टेक बेचा गया है क्योंकि एफएस ने माल उठाया इसीलिए पब्लिक ने स्टेक को बेच दिया। अभी इसी चीज को मैं एज ए आपको डिलीवरी के रिपोर्ट के हिसाब से बता दूं, ध्यान देना। अप्रैल मई जून अप्रैल मई जून सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो इस सारे मंथ के डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूसली जो म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग्स है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। उस हिसाब से देखा है तो एक ग्रीन कलर का जो आपको बार दिख रहा है, यहाँ पे होल्डिंग्स देखिए बाइंग जो है वो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड ने क्या किया, बाइंग किए। और सेलअप का मामले में बात करूं तो सेलअप देखिए कम होता गया। इस बार 8 दिखा रहा है, पिछली बार 20 था। तो यहाँ पे इस तरीके से सेल ऑफ कम हो रहा है, बाइंग ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है
अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट आपको मेंशन किया था, एक ट्रेड आपको मेंशन किया था। एक बाइंग यहाँ पे एक शानदार तरीके से कैंडल बना था, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि करेक्शन होने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री भी लिया, और एंट्री होने के बाद देखिए शानदार तरीके से टारगेट हुआ, और टारगेट मिला 24% के आसपास, और वो भी एक मंथ के अंदर अंदर। तो फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर फिलहाल के लिए क्या करूं? देखिए फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स लेना थोड़ा सा वीकनेस बन सकते हैं, क्योंकि पहली बात देखा जाए तो इसराइल के ऊपर जो युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, उसके कारण मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं, थोड़ा सा गिरावट भी हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में कोई भी नया एंटी लेना, फ्रेश एंटी लेना, थोड़ा सा करेक्शन का माहौल देखने को मिल सकता है। तो प्लीज यहाँ पे मत एंटी लीजिए, कोई भी पैटर्न्स बनने दीजिए, कोई भी ट्रेड बनने दीजिए, उसके बाद मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आभास फाइनेंशियल लिमिटेड। देखिए इस कंपनी उतना पुराना नहीं है मार्केट में, मतलब लिस्टिंग भी हाल ही में हुआ है, 2011 का कंपनी है, और ये भी एक फाइनेंस कंपनी है, एक एनबीएफसी कंपनी बोल सकते हैं। तो एनबीएफसी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, इस कंपनी का काम है फाइनेंस, मतलब हाउसिंग फाइनेंस। देखिए हाउसिंग फाइनेंस में नंबर वन कंपनी था एच, तो एच नंबर वन था, मगर एच आज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एच पहुंच चुके हैं एच बैंक के साथ मार्च होकर। तो एच जो बैंक है उसके साथ वो मार्च हो चुके हैं, तो आज इसीलिए यहाँ पे एच देखने को नहीं मिला। तो नंबर वन कौन बन चुके हैं? LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो उसके बाद देखिए जितने सारे कंपनीज है उसी रैंकिंग में 5 नंबर में आ चुके हैं एवस फाइनेंस। तो एवस फाइनेंशियल कंपनी जो वो 5 नंबर में आ चुके हैं। तो इस कंपनी का खासियत क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि सर इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बना के दीजिएगा। तो देखिए इस कंपनी के बारे में एक बात जरूर कहूंगा, कंपनी का जो पी रेशियो है मुझे थोड़ा सा हाई लगा, और कंपनी का ROC ROE में सबसे जो बेस्ट पॉइंट है ROE, क्योंकि फाइनेंस कंपनी में आपको हमेशा ROE देखना है। ROC अगर आप ना भी देखें तो कोई फर्क नहीं है, मगर ROE आपको जरूर देखना है, क्योंकि यही पॉइंट आपको मेजर करते हैं कि रिटर्न ऑफ इक्विटी, मतलब पर इक्विटी में कितना रिटर्न वो जनरेट कर पा रहा है। और रही बात कंपनीज की जो डेप्थ है, वो डेप्थ कितना बड़ा? 3%। पहले कितना डेप्थ था वो मैं आपको दिखा दूं, कि पहले कंपनी का जो बोरिंग्स था वो कम था, आज वो डेप्थ बढ़ते चले गए। तो ये भी कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो फाइनेंस कंपनी होते हैं उसका अगर डेप्थ बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो कंपनी सही दिशा में, सही ट्रैक में जा रहा है। अगर इसके बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो बोरिंग्स लिया गया वो आदर्श, मतलब जो आदर्श बोरिंग है उस हिसाब से पैसा लिया गया। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर कंपनी खुद के लॉन्ग टर्म के लिए, खुद के शॉर्ट टर्म के लिए बोरिंग्स लेता तो मैं इस तरीके से कंपनी से दूर रहता, क्योंकि कंपनी आदर्श बोरिंग्स मतलब बिजनेस पर्पस में दूसरों को लोन देने के लिए बोरिंग्स लिया गया, तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। तो एज ए क्वार्टरली जो रिजल्ट है, कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है, आप देखेंगे हर साल में कंपनी सेल्स को अलग लेवल में ग्रोथ करके आए थे। इस बार थोड़ा सा कंपनी का जो सेल्स है, इस बार भी अच्छा खासा सेल्स हुआ है, तो अलग लेवल में सेल्स हुआ, हर क्वार्टर को वो बीट भी किया, ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी बीट किए। एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिट भी किया, 60 करोड़, 89 करोड़ और 110 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ। इस सारे प्रॉफिट के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी के प्रॉफिट अच्छा हुआ, और कंपनी का देखिए एनपीए जो सबसे इंपॉर्टेंस माना जाता है किसी भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर। देखिए एनपीए पिछले साल में 1% के ऊपर था, और पिछले जो सालों का जो क्वार्टर्स था 0.84 के आसपास था, आज वो घट के हो चुके 0.73 के आसपास। तो इसका मतलब एनपीए भी कंपनी कंट्रोल में रखे है, तो ये भी कोई भी फाइनेंस कंपनी के लिए स्टेबिलिटी माना जाता है। तो रही बात कंपनी के जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो, मतलब फ्यू ईयर्स का जो फिक्स एसेट है वो लगातार बढ़ते गए, और सबसे जो प्लस पॉइंट है वो प्लस पॉइंट है कंपनी का CWIP। तो CWIP मतलब 20 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार पैसे को निवेश करके रखा, इन्वेस्ट किया, और इसी 20 करोड़ नेक्स्ट ईयर में कंपनी का फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और यही चीज को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ तो लास्ट कुछ देखिए फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूसली बाइंग किया, तगड़ा बाइंग किया जून मंथ में, उसके बाद जुलाई में, अगस्त में हमेशा बाई देखने को मिलेगा, और सेल अप जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब बाई ज्यादा किया जा रहा है, सेल कम किया जा रहा है, और उस हिसाब से कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना था। वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, एक मतलब कब बना, उसके बाद 2 बार यहाँ पे हैंडल क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो इस जगह पे मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक था, तो इजीली 14% के आसपास टारगेट बना। तो फिलहाल के लिए
फिर से एक नया एंट्री बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक कप बना और मेरे हिसाब से एक हैंडल क्रिएट करेगा, उसके बाद फिर से एक बड़ा एंट्री मिल सकता है। तो उस डेट के लिए इंतजार करिए, जब इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है CDSL। देखिए, CDSL एक पॉपुलर कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि CDSL और NSDL ये दोनों ही डिपॉजिटरी फार्म है, क्योंकि इस दोनों कंपनी एक अलग लेवल का मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करते हैं, एक्चुअली डिओपोली बिजनेस एंजॉय करते हैं CDSL और NSDL। क्योंकि जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, वो सारे कंपनीज को CDSL और NSDL के माध्यम से ही काम करना पड़ता है। मान के चलिए, आप किसी भी शेयर आज खरीदारी कर रहे हैं और उसको आप होल्डिंग करना चाहते हैं, तो जब होगा आपका शेयर, जो आपका जो होल्डिंग्स है, आपका जो शेयर है, वो डीमैट अकाउंट से डायरेक्टली CDSL और NSDL के पास चले जाएंगे। तो किसी किसी ना किसी कंपनी के पास जरूर जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको जो डिपोजिटरी है, उस डिपोजिटरी सर्विसेज कंपनी जो है, वो आपका होल्डिंग्स को वो स्टोर करेंगे, क्योंकि यही सेबी के रूल्स के हिसाब से चलते रहते हैं। और CDSL का तो फायदा होने वाला है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि सेबी ने एक नया रूल्स पब्लिश करने जा रहा है। वो रूल्स बनेगा कि अगर आप आज के दिन ही ट्रेड लिया और मान के चलिए आप ट्रेडिंग पर्पस में लिया और 1 घंटे से ज़्यादा आपने ट्रेड को होल्ड करके रखा, तो वो डायरेक्टली ट्रेड आपका होल्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ट्रेड आपका चला जाएगा CDSL के आसपास। तो इसका मतलब जब वो स्टेक आप बेचेंगे, मान के चलिए आप इंट्राडे में ही काम कर रहे हैं, सुबह 10 बजे एंट्री लिया और मान के चलिए 2 बजे एग्जिट किए, तो आपका होल्डिंग डिपोजिटरी फार्म के पास चले जाएंगे और वो होल्डिंग के हिसाब से जब आप माल बेचेंगे, तो आपको एक चार्जेस देना पड़ेगा CDSL और NSDL किसी एक कंपनीज को। तो सोचिए, ये एक कंपनी के लिए एक मतलब प्लस पॉइंट है, और जितने सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स है उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर तो ट्रेड हमेशा अचीव नहीं होता, कभी कभी टाइम पीरियड भी लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से सिचुएशन में कंपनी के ही फायदा होगा। तो आप कहेंगे सर, क्या मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करता हूँ कि वहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होगा? बिल्कुल नहीं। जो लोग इक्विटीज में काम करते हैं उसी लोगों का इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होगा। तो देखिए, कंपनी के जो मार्केट कैप है 13,600 करोड़ के आसपास है। ROE आपको शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। कर्जा एकदम जीरो है, और कंपनी के मतलब एनुअली जो इनकम है, एनुअली जो प्रॉफिट है, वो भी शानदार देखने को मिलेगा। तो कंपनी इसके 2 पॉइंट्स आपको बेस्ट लगेगा। पहले ROC 3 साल में धमाका है, उसके साथ साथ जो EBITDA मार्जिन है वो भी देखेंगे, तो EBITDA मार्जिन भी शानदार तरीके से देखने को मिला। अभी कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे, तो कंपनी सेल्स लगातार बढ़ाते चले गए। तो सेल्स जब बढ़ते चले गए, उसके साथ साथ एक्सपेंस को भी जब कंट्रोल किया, तब मैंने आपको एक मेंशन किया था, एक ट्रेड मेंशन किया था कि कंपनी अच्छा खासा एक धमाका कर सकते हैं, और किस तरीके से टारगेट अचीव हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर से कहाँ पे एंट्री लेवल्स बना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज कंटिन्यू करिए इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पे 64 के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला, उसके बाद 58, उसके बाद 74। तो अलग लेवल का कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स कम होता गया, और यहाँ पे कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो भी बढ़ते चले गए। तो कंपनी ने सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला, CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। मतलब कुछ कैपिटल्स वो प्रोसेसिंग में लगा चुके हैं, कुछ काम पे लगा चुके हैं। वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद 175 करोड़ के आसपास पैसा क्या है यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करने, मतलब कंपनी बिजनेस के पर्पस में इन्वेस्ट भी किया, तो वो पैसा नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी देखने को मिला म्यूचुअल फंड के तरफ से, तो देखिए होल्डिंग्स भी उन्होंने इंक्रीज किया, और उसके साथ साथ अच्छा खासा यहाँ पे क्वांटिटी ऐड भी करते गए। तो कंटिन्यूसली ऐड भी किया, तो ये भी एक प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको देखना चाहिए। मेरे हिसाब से एक शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस और भी है। तो इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे ट्रेड आपको दो तरीके से मिला था। पहले यहाँ पे एक रेंज ट्रेड मिला था, जो रेंज ट्रेड यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक शानदार तरीके से रेंज बना था और उसका ट्रेड अचीव हो चुके हैं। दूसरा एक देखिए कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, सॉरी, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, मैंने आपको ये भी मेंशन किया। करेक्शन हुआ, इस लेवल में मेरा एंट्री है। तो एंट्री तो मैं ले चुका हूँ, अभी देखा जाएगा टारगेट कब होने वाला है। तो यहाँ से अगर टारगेट होगा इस लेवल तक, 1640 रुपीज के आसपास टारगेट बन सकते हैं, और इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एंट्री है और मैं यहाँ पे टारगेट जरूर लूंगा, और यहाँ पे 29% के आसपास टारगेट मिल सकते हैं अगर टारगेट अचीव करे तो। और जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, मेरे हिसाब से वो टारगेट आज नहीं तो कल अचीव जरूर करेंगे। तो देखिए, कोई 100% सियोरिटी नहीं होता,
तो हमेशा प्रेडिक्शन करके ही चलना पड़ता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड। तो इस कंपनी एक एडिबल ऑयल बेचने वाला कंपनी है। कंपनी बहुत छोटा है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, 221 करोड़ के आसपास कंपनी है। और इस कंपनी की खासियत यही बता दूं कि कंपनी ने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिया है कुछ फ्यू डेज में, अगस्त मंथ से अक्टूबर मंथ तक। तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन ने सॉरी इसीलिए शायद कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, हर एक के बदले एक शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। और वो आपको कब देगा? 27 अक्टूबर में। तो 27 अक्टूबर से पहले आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको बोनस जरूर मिलेगा। तो प्लीज खरीदारी करने से पहले एक बार रिसर्च करके जरूर देख लेना, क्योंकि मेरी इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी इस कंपनीज के बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो आपकी रिस्क के हिसाब से सोच समझ कर काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।